वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर का जो फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहला इसमें है फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो सभी को पता है डेफिनेशन के बारे में, फोर्स क्या होता है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। डायमेंशन फार्मूला mlt-2 होता है। फोर्स जो होता है बेटा, जो सीजीएस यूनिट होता है वो डायन होता है। और 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डायन होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स के बारे में सबको पता है। अगर टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखें तो फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में फिर नॉर्मल रिएक्शन होता है, टेंशन होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम 12th में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 11th में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्स को फिर हम 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स क्या होता है? तो नॉर्मल फोर्स जो होता है एक कांटेक्ट फोर्स में आता है। ठीक है, एंड जैसे अगर कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा वो किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड वेट इजकल टू कितना? mg। अगर मास इसका m है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g। सो वेट इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इजकल टू mg। अब ये बॉडी जितना वेट इस सरफेस पे लगा रहा है उतना ही ये सरफेस भी उस बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाता है। एंड दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स हम इसको कहते हैं, जिसको n से और कहीं कहीं पे r से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो आपका n जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इजकल टू वेट और mg के बराबर होगा। प्रॉब्लम तब आती है बेटा जब आपका इंक्लाइंड सरफेस हो। ये इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास m है। तो अब वेट की अगर हम बात करें तो वेट किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें और यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए बेटा तो ज़्यादा, हालांकि सेंटर ऑफ मास से ही वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट मास मान लें, यहाँ से डायग्राम ज़्यादा अच्छा आपसे समझ में आएगा। सो वेट इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इजकल टू mg। दिस एंगल इज थीटा। इंक्लाइन जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है थीटा एंगल से। सो दिस एंगल इज, ये जो हो जाएगा बेटा थीटा है, तो ये दिस एंगल इज थीटा। सो ये एंगल अगर थीटा होगा बेटा तो यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज mg का, mg cos थीटा। और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, दिस इज mg कितना हो जाएगा? साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन हम देखें, सो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन n। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज mg cos ऑफ थीटा। तो ये आपको याद रखना कि इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह से हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। इसके बाद है फिर न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में सभी को पता है लॉ ऑफ इनर्शिया है। सेकेंड लॉ में कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ है उसमें है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एफ इक्वल टू, यहाँ पे होता है के कांस्टेंट, दिस इज डी पी अपॉन डी टी। एंड जब p की वैल्यू पुट करते हैं बेटा तो यही फाइनली जाकर के f इक्वल टू के एंड दिस इज m इंटू ए होता है। k इक्वल टू अगर 1 होता है तो फोर्स इक्वल टू दिस इज मास इंटू कितना हो जाता है? एक्सेलरेशन। नाउ इसके बाद जो है बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज क्या होता है? पहले तो कंकरेंट फोर्सेज क्या होता है? इफ़ ऑल द फोर्सेज वर्किंग ऑन ए बॉडी आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कंकरेंट। ठीक है, अब इसमें जैसे कंकरेंट फोर्सेज हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें कई बार फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में फोर्सेज हमें निकालना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कंकरेंट फोर्सेज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम,
व्हेन देयर इज नो चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में बेटा एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज, वाई डायरेक्शन में फोर्सेज आप इक्वेट करके वहाँ से फोर्सेज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब है, नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है, जीरो, वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है, जीरो, एंड जेड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक लामीज थ्योरम भी आता है। लामीज थ्योरम क्या होता है? लामीज थ्योरम क्या होता है? लामीज थ्योरम, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लिया जाए तीन फोर्सेज लग रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तीन फोर्सेज एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। लेट दिस फोर्स इज F1 और इसके सामने यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा दिस इज अल्फा। लेट दिस फोर्स इज F2 और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा लेट दिस एंगल इज बीटा एंड दिस फोर्स इज F3 और इसके सामने जो एंगल बन रहा है बेटा दिस एंगल इज गामा। सो लामीज थ्योरम ये कहता है कि दिस इज F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इजकल टू दिस इज F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इजकल टू दिस इज F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। ये जो होता है बेटा इक्वल होता है एंड दिस इज द लामीज थ्योरम। इसको हम लामीज थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट में थर्ड लॉ सभी को पता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो न्यूटन के तीनों लॉज हो गए यहाँ पे। इसके बाद आता है बेटा मास पुलिस सिस्टम। ठीक है, मास पुलिस सिस्टम यहाँ पे आता है। तो मास पुलिस सिस्टम में सभी को पता है कि जैसे एक पुली होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग लगा होता है यहाँ पे, ये इस तरह से कनेक्टेड होता है यहाँ से यहाँ तक का, और इधर भी एक स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे एक मास होता है बेटा, ठीक है, ये पुली कहीं पे ऊपर फिक्स है अपना, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फिक्स है, और यहाँ पे मास कितना, लेट दिस मास इज M1 और यहाँ पे जो मास है बेटा दिस मास इज कितना है, दिस इज M2। मान ले लेट कि M1, अज्यूम कीजिए कि M2 इज़ ग्रेटर देन M1, अज्यूम कर लिया हमने। लेट दिस एक्सेलेरेशन इज, अच्छा एक ही स्ट्रिंग है बेटा, तो एक ही स्ट्रिंग है तो जितना स्ट्रिंग यहाँ पे नीचे जाएगा उतना स्ट्रिंग यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा तो एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन ए होता है तो यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेंशन कितना लगेगा बेटा, तो स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगता है तो टेंशन दोनों में टी लग जाएगा। यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, दिस इज M1G, यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, दिस इज M2G। अगर आप M1 वाले मास को देखें तो मास ऊपर जा रहा है, सो दिस इज टेंशन माइनस दिस इज M1G इक्वल टू M1 इंटू कितना, A। इसी तरह से M2 को अगर देखें सो दिस इज इक्वल टू M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू कितना, A। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें एक्सेलेरेशन और टेंशन यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो अगर दोनों को ऐड कर दें तो टेंशन खत्म हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट। सो दिस इज M2G माइनस दिस इज M1G इक्वल टू दिस इज M1 प्लस M2 इंटू कितना हो जाएगा, A। सो दिस इज A इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दिस इज द एक्सेलेरेशन। यहाँ से इस तरह से एक्सेलेरेशन निकल जाता है। अब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू बेटा किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो वहाँ से आपका टेंशन भी निकल जाएगा। तो इस तरह से मास पुलिस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद बेटा इसमें आता है अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस वगैरह से बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम तो क्वेश्चन में लेंगे उस तरह का क्वेश्चन। और इंक्लाइन प्लेन का बनता है, उसमें हमने बता दिया कि किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन वगैरह हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो स्प्रिंग का अगर सिस्टम हम देखें कि स्प्रिंग में कैसे फोर्सेज वगैरह लगते हैं, तो स्प्रिंग जो होता है बेटा, स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, ठीक है, स्प्रिंग F इक्वल टू KX होता है बेटा, ठीक है, वेयर K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो F इक्वल टू कितना होता है, KX एंड K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज़ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई ये स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे फोर्स F लगाया, डिस्प्लेसमेंट इसमें X हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो F इक्वल टू कितना होता है, KX होता है। अब इसमें भी है कि स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल। अगर स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग अगर सीरीज में होता है बेटा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, जैसे 3 स्प्रिंग यहाँ पे सीरीज में, लेट दिस इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज K3। सो इसका जो अगर स्प्रिंग सीरीज में होता है, तो जब स्प्रिंग सीरीज में होता है बेटा तो इसका इक्विवेलेंट 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/ कितना होता है, K3 होता है। और अगर स्प्रिंग पैरेलल में होता है, ये
ये और ये, अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में होता दिस इज इक्वल टू K1, दिस इज इक्वल टू K2 एंड दिस इज इक्वल टू K3, तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस कितना होता है K3 होता है बेटा। तो इस तरह से ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, इसको आप याद रखेंगे यहाँ पे ना। इसके बाद अगर हम देखें तो स्यूडो फोर्स के बारे में, जैसे कोई एक्सेलरेटेड कार है बेटा, ठीक है, कोई एक्सेलरेटेड कार है, कोई लिफ्ट है, उसमें अगर कोई बॉडी है, अगर ये ए एक्सेलरेट, देखो दो तरह के हो गए, इनर्शियल फ्रेम होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम होता है जिसका एक्सेलेशन जो होता है बेटा, मतलब जिसमें आप जो फ्रेम है उसका एक्सेलेशन 0 होगा या बॉडी रेस्ट में होगा। जो नॉन इनर्शियल होता है बेटा, जो एक्सेलरेट कर रहा होता है। अगर इसमें कोई बॉडी है, कोई मास है, अगर ये फ्रेम ए एक्सेलेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मास m है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है, इसका मास इनटू फ्रेम का एक्सेलेशन, एंड दिस इज नोन एज ए स्यूडो फोर्स। और जो एक्सेलेशन होता है बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगता है, सो दिस इज द स्यूडो फोर्स। तो हम स्यूडो फोर्स तब भी कंसिडर करते हैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा होता है। इसके बाद हम फ्रिक्शन की बात करें। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, सभी को पता है। फ्रिक्शन जो होता है, दो बॉडीज जो होते हैं अपोजिट मोशन, जो अब अगर उसमें मोशन होता है बेटा, तो मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, ठीक है। मोशन को हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा जब बॉडी रेस्ट में होता है तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी मोशन में होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दोनों के केस में बेटा, दोनों फ्रिक्शन के केस में, दिस इज द फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, एंड फ्रिक्शन इक्वल टू दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। अब जब यहीं पे हम बात करेंगे स्टैटिक की तो म्यू एस ले लेंगे, जब काइनेटिक की बात करेंगे तो हम म्यू के ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्रिक्शन के बाद इसमें फ्रिक्शन में और सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्रिक्शन में और आ जाता है इंक्लाइन प्लेन का भी केस आ जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें बेटा, तो जैसे अगर ये सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ हमने ले लिया, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है बेटा, दिस एंगल इज थीटा इज नोन एज ए फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम इसको कहते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एक आता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज आपने देखा होगा कि जो पार्क वगैरह होता है उसमें स्लाइडर लगा होता है बेटा, तो स्लाइडर पे बच्चे बैठते हैं और स्लाइड कर जाते हैं, तो वो एंगल, वो मिनिमम एंगल जब कोई ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइन प्लेन पे जब आप किसी बॉडी को रखते हो तो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को अगर रख रहे हैं तो वो एंगल हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे कोई बॉडी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज हम कहते हैं। और एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है बेटा, ये प्रूफ किया गया है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सब आपको याद रखना है। इसमें बड़े सारे केसेस बनते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, पुली पे, जैसे अगर एक इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा, और लॉज ऑफ मोशन भी बनते हैं, उसमें भी न्यूटन्स के लॉज लगा कर बिना विदाउट फ्रिक्शन भी बनते हैं क्वेश्चन। जैसे एक पुली है, वेज है, यहाँ पे एक मास यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा मास यहाँ पे होगा, तो एक्सेलेरेशन पूछ सकता है, यहीं पे फ्रिक्शन बता सकता है, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग फिर आपसे एक्सेलेरेशन और टेंशन पूछ सकता है। तो बड़े सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, हम क्वेश्चन लेंगे अभी जब प्रीवियस ईयर का और जब असाइनमेंट का क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे। नाउ नेक्स्ट में है बेटा अब इसमें वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में बेटा सबसे पहले आती है बात वर्क की। वर्क क्या होता है, सभी को पता है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ये जो है बेटा डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का। सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस इंटू कितना हो जाता है, दिस इज कॉस ऑफ थीटा हो जाता है बेटा, ठीक है। अब इसमें वर्क डन, हम इस पे कई क्वेश्चन आते हैं। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो जूल होता है, जो सीजीएस यूनिट होता है बेटा वो अर्ग होता है, एंड 1 जूल जो होता है बेटा 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है, सो दिस इज ml² t-2 होता है वर्क का, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे।
वर्क डन जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बता ही दिया आपको इसके बारे में। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात आती है। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एनर्जी दो तरह के हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। मोमेंटम के टर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो p²/2m हो जाएगा, दिस एनर्जी इज। ठीक है, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं नीट में, खास करके देखें कि मोमेंटम अगर 100% से इंक्रीज कर गया तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितने % से इंक्रीज कर जाएगा। ये सारा क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सभी को पता है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दिस इक्वल टू कितना होता है, दिस इक्वल टू mgh होता है। ठीक है, अब इसमें स्प्रिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होती है? ठीक है, अभी तक स्प्रिंग में फोर्स पढ़ा था आपने, लेकिन स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होती है? तो स्प्रिंग एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा 1/2 kx²। ये भी फार्मूला अभी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद सिंपल वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एंड इसके बाद आता है पावर। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये सब इसी के टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो ये सब भी याद रखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिसके कारण वर्क डन जो होता है इन ए क्लोज पाथ इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। जो नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि इसके एग्जांपल क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है बेटा, जिसके कारण वर्क डन जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, आपका जो लिक्विड में फोर्स लगता है, ये सब फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है बेटा। तो ये जो होता है वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड करता है, एंड क्लोज वर्क डन में क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं होता है। इसके बाद आप देखें तो पावर की हम बात करें तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है बेटा। इसमें ज़्यादा कोई फार्मूला है नहीं पावर में। ठीक है, 2 फार्मूले हैं पावर में बस। पावर, अगर पावर को हम देखें तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है बेटा, एंड पावर जो होता है पावर इक्वल टू dw अपॉन कितना होता है, दिस इक्वल टू dt होता है। और एक फार्मूला और होता है बेटा, पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इक्वल टू f.v होता है। तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। यूनिट ऑफ पावर की बात करें बेटा तो वाट होता है, एंड डायमेंशन फार्मूला की अगर हम बात करें तो दिस इज ml² t-3 होता है। यूनिट सभी को पता है इसका कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है वर्टिकल सर्कल का केस। वर्टिकल सर्कल के केस में बेटा आपको याद रखना है, इसमें नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वर्टिकल सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और बंधा हुआ है और वर्टिकल सर्कल में अगर रोटेट कर रहा है तो इसका जो मिनिमम वेलोसिटी, लूपिंग द लूप के लिए मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे √5gr होनी चाहिए, और यहाँ पे टॉप पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो √gr होनी चाहिए बेटा। तो ये याद रखेंगे। टेंशन का फार्मूला याद रखेंगे कि टेंशन का फार्मूला यहाँ पे कितना होता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले यहाँ पे थे बेटा टोटल। ठीक है, ये सारे आप फिर से रिवाइज करेंगे, और इस पे न्यूमेरिकल जो है सारा न्यूमेरिकल हम लेंगे, उसमें सारा हम बताएंगे आपको, सारा न्यूमेरिकल लेकर के कहाँ पे ये फार्मूले सब अप्लाई हो रहे हैं।